वुड कटिंग मैजिकल मनी ट्री। एक गांव में रत्नाकर नाम का एक व्यक्ति रहता था। कोई भी उसके घर जाकर उससे कुछ मांगता तो ये मना नहीं करता था और उसे दे देता था। एक दिन एक व्यक्ति रत्नाकर के पास आया। साहब, एक हफ्ते में मेरी बेटी की शादी है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है साहब। अच्छा रिश्ता है, उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए, इसीलिए हमने रिश्ता पक्का किया। मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ। रत्नाकर अपनी पत्नी ललिता से, ललिता देखो, इनकी बेटी की शादी है, जरा थाली तैयार करना। ललिता एक थाली में रेशमी साड़ी और मंगलसूत्र लेकर आई। रत्नाकर ने उसमें 1 लाख रुपए रखा। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी बेटी की शादी के लिए ये 1 लाख रुपए काफी है। उस व्यक्ति ने वो थाली लिया और रत्नाकर को प्रणाम करते हुए भगवान आपको खुश रखे साहब कहकर चला गया। एक और दिन एक व्यक्ति आया। साहब, मेरी बेटी अस्पताल में है। अगर उसका तुरंत ऑपरेशन ना किया गया तो वो मर जाएगी साहब। ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। किसी तरह आपको ही मेरी बेटी की जान बचाना होगा। रत्नाकर ने उसे 2 लाख रुपए दिए और उसे भेज दिया। ये सब देखकर ललिता, सुनो जी, पहले की परिस्थिति कुछ और थी, अब परिस्थिति कुछ और है। किसी की मदद करने से पहले जरा आगे पीछे सोच लिया करो। हमारी कमाई भी बस ठीक ठाक ही है। गांव भर में ये खबर फैली हुई है कि बहुत सारे लोग आपके पास आकर झूठी कहानियां बनाकर आपसे पैसे लेकर चले जाते हैं। ऐसा ही रहा तो हमारा क्या होगा, जरा सोच लीजिए। हमारे भी 2 बच्चे हैं, उनके भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। कोई आकर मुझसे मदद मांगे तो मैं उसे मना नहीं कर सकता। ललिता ने सिर पकड़ लिया। कुछ दिनों में रत्नाकर के सारे पैसे डूब गए और उसे झोपड़ी में रहना पड़ा। अजी, घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे मारे भूख के रो रहे हैं। तुम चिंता ना करो, कल तड़के ही मैं जंगल चले जाऊंगा और खाने के लिए लकड़ी काट कर लाऊंगा। उसके बाद मैं कोई मजदूरी करके पैसे कमा लूंगा। अगले दिन सवेरे ही रत्नाकर कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। उसने जंगल में लकड़ी काटा और लकड़ियों को सर पर लेकर घर की ओर चला। एक बुढ़िया उसके सामने आई। बेटा, बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। घर में चूल्हा जलाने के लिए एक लकड़ी भी नहीं है। क्या तुम मुझे ये लकड़ियाँ दोगे? तुम्हारा घर कहाँ है माँ? तब वो बुढ़िया पास वाले झोपड़ी में ले गई। रत्नाकर जो लकड़ी अपने घर के लिए ले जा रहा था उसे वहां उतार कर चला गया। घर जाते ही ललिता, लकड़ी कहाँ है? तब रत्नाकर ने जो कुछ हुआ सब बताया और बेचारी बहुत बूढ़ी औरत थी, उसका कोई नहीं था। ठीक है, मैं जाकर कोई मजदूरी ढूंढता हूँ। ललिता ने फिर से सिर पकड़ लिया। यूं हर रोज रत्नाकर जंगल जाता, लकड़ी काटकर उसे सर पर लेकर वापस लौटता। बुढ़िया उसके सामने आती, वो लकड़ी वो बुढ़िया के घर में छोड़कर घर लौट आता। ये सिलसिला हर रोज चलता रहा। एक दिन ललिता, देखो जी, अब मुझसे नहीं होगा। जिन बच्चों को धनवान होकर खुशहाली की जिंदगी जीना चाहिए था, उन्हें यूं रोटी के लिए तरसते हुए देखना मुझसे नहीं होता। आप अपना ये चलन बदल लो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। तुम तो जानती हो ललिता, कोई मुझसे मदद मांगे तो मैं बिना मदद किए रह नहीं सकता। मैं अपनी जान दे सकता हूँ पर अपनी आदत नहीं बदल सकता। ललिता गुस्से में अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। रत्नाकर बहुत दुखी हुआ। अगले दिन रत्नाकर हर रोज की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला गया। वो बूढ़ी रत्नाकर के सामने आई और कहकर कुछ कहने ही वाली थी कि मैं तुम्हारे लिए ही जंगल आया हूँ माँ। तुम्हें लकड़ी चाहिए ना? अभी काट कर लाता हूँ, तुम चिंता ना करो। मैं जानती थी बेटा कि तुम आओगे। आज मेरे लिए खास दिन है। मुझे खास तरीके की लकड़ियाँ चाहिए। मैं तुम्हें उस पेड़ के निशान बताती हूँ। तुम यहाँ से 2 माइल पूरब की दिशा में जाओ। वहाँ से पश्चिम की ओर 1 माइल पैदल जाना होगा। वहाँ से उतर के और 3 माइल चलने के बाद दक्षिण की ओर 1 माइल चलना होगा। वहाँ तुम्हें एक पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ की लकड़ियाँ काटकर मेरे पास ले आओ। ठीक है माँ जी। और उसके कहे अनुसार वो जाने लगा।
वहाँ जो पेड़ उसे दिखाई दिया उसे कुल्हाड़ी से काटने लगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगा। उसमें से ढेर सारे नोटों के बंडल गिरने लगे। रत्नाकर बहुत हैरान हुआ। उसके समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो एक ट्रक लेकर आया और उसमें नोटों के बंडल भरने लगा। वो ट्रक लेकर उस बुढ़िया की झोपड़ी के पास गया। माँ जी, तुम कह रही थी ना कि आज कोई खास दिन है। ये लो, मैंने पेड़ काटा तो उसमें से ये नोटों के बंडल गिरे, सब तुम्हारे ही हैं, ले लो। तब वो बुढ़िया लक्ष्मी देवी में बदल गई। किसी भी इंसान की सही पहचान उसकी गरीबी में नहीं पता चलता है। तुम पर बहुत मुसीबतें आई, आखिरकार तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें छोड़कर चली गई, फिर भी तुम्हारे स्वभाव में बिल्कुल कोई भी बदलाव नहीं आया। अब भी रत भर के तुम्हें पैसे मिले तो तुम उसको ले जाने के वजह मेरे पास लेकर आ गए और इन पैसों को मुझे देने लगे। अब से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो गई है। अब से जब भी तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाए तो उस पेड़ के पास जाकर और पैसे ले सकते हो। कहकर वो वहाँ से गायब हो गई। रत्नाकर उन रुपयों से भरे ट्रक को लेकर अपने पत्नी के पास गया। फिर उसने ललिता को सब कुछ बताया। सुनो जी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हुई और मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गई। जब से मैं यहाँ आई हूँ हर साल आपकी ही याद करती रही हूँ। फिर सब मिलकर बहुत धनवान होकर खुशी खुशी रहने लगे। बकरी रेस चैलेंज। देवगढ़ के गांव में ताराचंद कहकर एक आदमी रहता था। उनको दो बेटे थे, राजू और रवि। राजू का बाएं पैर थोड़ा टेढ़ा था, इसलिए थोड़ा लंगड़ते हुए चलता था और थोड़ा कमजोर भी था। इसलिए ताराचंद राजू को कम नजर से देखता था और रवि को बहुत लाड़ प्यार से देखता था। ताराचंद का पत्नी तुलसी उसे कितने बार समझाने की कोशिश करने के बावजूद भी वो सुनता नहीं था। पिता उनका पक्ष रहने के वजह से रवि भी राजू को बहुत गालियां देकर अपमान करता था। एक दिन ताराचंद घर को केले और अंडे लेकर आया था। अरे ओ रवि, ये लो, ये सब तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। एक को भी छोड़े बिना कल तक सबको खत्म करना चाहिए। ये क्या है जी, इतनी नाइंसाफी। घर में जब दो बच्चे हैं तो दोनों को बराबर देना है ना। एक ही केले लाकर उसे ही खाने के लिए बोल रहे हैं। राजू के लिए क्यों नहीं लेके आए? उस लंगड़े को कितने भी पौष्टिक आहार खिलाने से क्या उपयोग होगा? वो तो हमेशा लंगड़ा ही बन के रहेगा। हमारे गांव में होने वाले बकरियों का प्रतियोगिता के लिए रवि को अभी से तैयार कर रहा हूँ। वो ही मेरा इज्जत को बचाएगा। आप रवि को सिखाइए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मगर इसमें राजू की क्या गलती है? लंगड़ा बनकर पैदा होना ही उसका गलती है। मेरा इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए पैदा हुआ है। मैं तो कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। हमारे रवि को मेरे तरफ से प्रतियोगिता के लिए तैयार करता हूँ। राजू मेरा बेटा है कहकर किसी से कहने के लिए भी मुझे पसंद नहीं है। तब तुलसी और राजू के आंखों में आंसू भर गए। ताराचंद के पास बहुत सारे बकरियां और भेड़ थे। वो उनको बहुत श्रद्धा से बच्चों को पालते हैं ऐसा पालता था। देवगढ़ में हर साल बकरियों का प्रतियोगिता होता था। अगल बगल गांव से भी लोग आकर उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे। इस प्रतियोगिता के लिए ताराचंद विशेष रूप से बकरियों को चुनकर उनको पौष्टिक आहार देकर अभ्यास देता था। इसलिए बकरियों को और भेड़ को लोग ताराचंद के पास ही खरीदते थे। एक दिन ताराचंद उनके बकरियों के झुंड से एक बकरी का बच्चा को निकालकर तुलसी से, देखो तुलसी, इसे ले जाकर उस कसाई को बेचो। ये क्या है जी, हमारे बकरी को कसाई के यहाँ बेच दूं? हमारे झुंड में से सबसे कमजोर यही है। इसको कितना भी चारा देने से कोई उपयोग नहीं है। बकरी का बच्चा है, इसलिए उस कसाई वाले को बेचकर पीछा छुड़ा सकते हैं। खुद का बेटे को तो सहने के बावजूद और क्या कर सकते हैं। तब तुलसी उस बकरी का बच्ची को पकड़कर दुखी होकर बैठ गई। उनके पास राजू आकर, क्या हुआ माँ, क्यों इतनी उदास बैठी हो? तब तुलसी जो हुआ उसे बताई। माँ, इसे कसाई को मत बेचो, मुझे दो, मैं इसे पालता हूँ। मैं जानता हूँ कि बकरियों की प्रतियोगिता के लिए पिताजी कैसी शिक्षा देते हैं। इस बकरी से मैं कैसे भी ये प्रतियोगिता जिताकर पिताजी मुझ पर नाज करने लायक बन जाऊंगा। ये लो बेटा, इसे मैं तुझे सौंप रही हूँ। तुम प्रतियोगिता हार जाओगे तो भी ठीक है, इसे अच्छे से देख लेना बस, और ध्यान रखना कि पिताजी को इस बात का पता ना चले।
तब राजू उस बकरी को टाइगर कहकर नाम रखा और हर रोज चुपके से उसे जंगल में ले जाकर अच्छा घास के पास ले जाकर खिलाता था और प्रतियोगिता के लिए उसे तैयार करने लगा। ताराचंद रवि को अच्छा आहार खिलाकर और बकरी का झुंड में से सबसे मजबूत बकरी से प्रशिक्षण देना शुरू किया। एक साल के बाद देवगढ़ में बकरी का प्रतियोगिता का दिनांक का घोषणा की गई है। तब ताराचंद उत्तेजित होकर तुलसी से, इस बार प्रतियोगिता में हमारा रवि ही जीतने वाला है। इस बार मुकाबला जमींदार के नेतृत्व में होगा और जीतने वालों को 5 लाख रुपए मिलेगा। जरूर हमारा बेटा ही जीतेगा, कहकर मन में रवि नहीं राजू जीतेगा सोची। प्रतियोगिता का दिन आया और प्रतियोगिता के लिए बड़ा मैदान को तैयार किए। उधर कई तरीके के बकरियां और भेड़ थे। उनके ऊपर उनका मालिक बैठे थे। रवि उनका बकरी के ऊपर गर्व से बैठा था। उधर सब लोग रवि ही जीतेगा कहकर सोच रहे थे। इतने में राजू उधर उनका टाइगर का बकरी पर आया। राजू को देखकर ताराचंद को बहुत गुस्सा आया। ताराचंद उनके पास जाकर, क्यों रे, प्लान करके मेरा इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए इधर आए हो क्या? ये मुकाबला तुम्हें खिलौनों का मुकाबला लग रहा है क्या? शिष्टापूर्वक इधर से घर जाओ। पिताजी, यहाँ कोई नहीं जानते कि मैं आपका बेटा हूँ। इसमें आपका क्या नुकसान है? ताराचंद गुस्से से उधर से चला गया। मुकाबला शुरू हुआ। सारे बकरियां एक ही बार तेजी से जाने लगे। सबसे आगे रवि था। ताराचंद उत्सुक से देखने लगा। सबसे पीछे राजू था और वो टाइगर को प्यार से छूकर उनके कान में कुछ कहा। टाइगर एक ही बार उनका तेजी बढ़ाई। सब बकरियों को पार करके सबसे आगे निकल गई। रवि को भी पार करके उस प्रतियोगिता में जीत गई। सब लोग तालियां बजाए। ताराचंद के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला और ऐसे ही देखता रह गया। राजू को 5 लाख की इनाम मिला। तब ताराचंद प्रतियोगिता में जीतने वाला उनका ही बेटा है कहकर सबको गर्व से कहने लगा। घर आकर ताराचंद राजू से, ये बकरी तुमको कहाँ से मिला है राजू? ये सब कैसे मुमकिन हुआ? तुम उसके कान में क्या बोले थे? मैंने इस बकरी को बड़े प्यार से पाला है। हमारे इज्जत रखने का वक्त आया है। अपनी सारी ताकत के साथ भागना, बस यही कहा मैंने बकरी से। लंगड़ा है कहकर आपने जिस बेटे की खिलवाड़ की और कसाई के हाथ पेच दो कहकर जिस बकरी को आपने दे दी, उन दोनों ने आपकी इज्जत बचाई है। मौका देकर किसी को भी प्रोत्साहित करेंगे तो कोई भी जीत सकता है। लगन और साधना है तो अपंगता भी हमें रोक नहीं सकती है। तब ताराचंद तुलसी से और राजू से माफी मांगा।